जय हिंद दोस्तों। मैं अनंता आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपको करवाऊंगी आरआरबी एनटीपीसी के 8 दिसंबर 2021 को पूछे गए जीएस के प्रश्न। अब खास बात क्या है, देखिए जीएस के प्रश्न तो आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे, लेकिन मेरी क्लास क्यों आप देखें, क्योंकि यहाँ पे मैं जितने भी जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को अपडेटेड करके पढ़ा रही हूँ। मतलब कि करंट अफेयर भी उसमें इंक्लूड करे हूँ उसके साथ साथ। और यहाँ पे एक तीसरी खास बात क्या है कि जो भी जीएस के क्वेश्चंस पूछे हैं उसी क्वेश्चन से रिलेटेड अदर क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में और भी अदर एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव, तो उन सबको भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है मैंने। कुछ अदर जीएस के फैक्ट्स वगैरह हैं, तो इससे क्या होगा कि आपकी होल तैयारी एक ही वीडियो में एक ही क्लास में हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं, आप रियली जॉब लेना चाहते हैं, तो आपको इसी तरह से पढ़ना चाहिए। और यहाँ पे पढ़ने से क्या होगा कि आपका टाइम सेव होगा। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा है कि जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड हो रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बूटिंग। सबसे पहले अगर कंप्यूटर आप स्टार्ट करते हैं और उसके बाद आपको सामने एक स्क्रीन दिखती है ना, तो कुछ ही सेकंड्स में आपको स्क्रीन दिखने लगती है, लेकिन उस सेकंड्स में 6 प्रोसेस होते हैं कंप्यूटर में। कितने प्रोसेस होते हैं उसमें? 6 प्रोसेस होते हैं, और इन्हीं 6 प्रोसेस को बोलते हैं बूटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो बूटिंग में सबसे पहला तो है कि स्विच ऑन होता है। दूसरा प्रोसेस क्या है? बायोस होता है परफॉर्म। बायोस मतलब BIOS, बायोस होता है मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये जो है लोड होता है। ये जब लोड होता है, ये लोड कहाँ से होता है? ये लोड होता है रोम से। कहाँ से? ROM, रोम से लोड होता है। ROM, रोम। ठीक है, रोम से लोड होता है। और ये एक किसका पार्ट है? ये जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, जो प्रोसेस है बूटिंग का, ये किसका पार्ट है? ये फ्लैश मेमोरी का पार्ट है। किसका पार्ट है? फ्लैश मेमोरी का पार्ट है। ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं कॉम्पिटिटिव लेवल के। ठीक है, तो अब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम करता क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम करता है POST, पोस्ट करता है। क्या पोस्ट करता है? मतलब पोस्ट, ये जो वीडियो पोस्ट करता नहीं, फोटो पोस्ट, ये सब नहीं करता है। ये क्या काम करता है? ये करता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसका मतलब ये है कि जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो, उसके बाद ये क्या करता है? खुद की चेकिंग करता है। क्या चेकिंग करता है? ये हार्डवेयर, जितने भी हार्डवेयर कंप्यूटर से कनेक्ट हैं, और जो भी सॉफ्टवेयर है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कंप्यूटर के अंदर है, ये सारे एक दूसरे से कनेक्ट अच्छी तरह से हैं कि नहीं है, कि और डाटा क्या फ्लो कर रहा है, डाटा मतलब कि फ्लो कर रहा है अच्छे से कि नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें ये क्या करता है? बायोस करता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं पोस्ट करता है। मतलब बायोस क्या करता है? पोस्ट करता है। बायोस क्या करता है? बायोस जो है हार्डवेयर को चेक करता है प्रॉपरली कि ये फंक्शन कर रहा है इसके साथ कि नहीं कर रहा है। ठीक है, डाटा फ्लो हो रहा है हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर में ऐसे कि नहीं हो रहा है, मतलब कि सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर में कि नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें बायोस जो है चेक करता है। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पे मैंने बायोस के बारे में लिख भी दिया है, आप इसको बाद में पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वह प्रोग्राम जिसे कंप्यूटर का जो माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम को चालू करने के बाद शुरू करने के लिए उपयोग करता है। यह कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम और उससे संलग्न उपकरण जैसे हार्ड डिस्क हुआ, वीडियो एडेप्टर हुआ, कीबोर्ड हुआ, प्रिंटर हुआ, माउस हुआ, तो इन सब चीज़ों में क्या है? डाटा प्रवाह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें बायोस चेक करता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमने आपके लिए कुछ फोटो लगाई है, इस फोटो को भी देख लीजिए। देखिए आपने क्या किया? पावर ऑन कर लिया। पावर ऑन करने
के बाद क्या हुआ कि बायोस परफॉर्म क्या करता है, बायोस क्या परफॉर्म करता है, पोस्ट परफॉर्म करता है, ठीक है, पोस्ट परफॉर्म करता है, पोस्ट परफॉर्म करता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद चीज़ें जो हैं जो कि डिस्क में रहती हैं वो लोड होती हैं रैम में। कहाँ पे, रैम में, RAM, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, इसमें क्या होती हैं, चीज़ें लोड होती हैं, ठीक। अब चलिए इसमें अदर क्वेश्चंस क्या पूछा गया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, क्या पूछा गया था कि जब किसी कंप्यूटर को स्विच ऑन किया जाता है तो बायोस निम्नलिखित में से किससे लोड होता है। अब जो बायोस सिस्टम पहला सेकंड प्रोसेस होता है बूटिंग का, वो देखिए बाकी जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ प्रोसेस है ना, उसमें क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड होता रहता है और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन वगैरह चेक होता है, फिर लास्ट में यूज़र ऑथेंटिफिकेशन आता है। मतलब जो बूटिंग प्रोसेस है वो स्विच ऑन से लेकर के यूज़र ऑथेंटिफिकेशन तक रहता है। अब यहाँ पे जो बायोस का प्रोसेस है, मतलब जो बूटिंग का सेकेंड प्रोसेस है बायोस, वो कहाँ से लोड होता है, वो रोम से लोड होता है। मतलब और ये भी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बायोस है ये किसका पार्ट है, तो ये बायोस जो है पार्ट है फ्लैश मेमोरी का भी कह सकते हैं, रोम का भी कह सकते हैं, ROM रोम का भी कह सकते हैं, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी का भी कह सकते हैं। तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन है इस टॉपिक से, ये क्वेश्चन आपका कहीं स्किप नहीं करेगा, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे क्या पूछा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था। तो देखिए यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अध्यक्ष था कौन था, यहाँ पे व्योमेश चंद्र बनर्जी, यहाँ पे गलत लिख दिया गया है व्योमेश, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष था। अब यहाँ पे आपके सामने आए हैं, क्लासेस ले रहे हैं NTPC की, CBT 1 की अभी तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद CBT 2 की करेंगे। देखिए पहले जो चीज़ें सामने है ना, हम उसकी तैयारी अच्छे से करते हैं, और यहाँ पे अगर आपने CBT 1 की तैयारी कर ली तो सिलेबस तो सेम है, आपके लिए दोनों ही अच्छा हो जाएगा, मतलब दोनों ही आप कुछ हद तक तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि यहाँ पे मैं आपको टाइम पास करने के लिए बैठी नहीं हूँ, लेकिन अगर लोगों को लगेगा कि टाइम पास करें, नहीं, यहाँ पे मैं आपको डिटेल चीज़ें दूंगी। अब यहाँ पे क्या है, मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जितने भी छोटे जितने भी पॉइंट्स है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पर्सपेक्टिव से ज़रूरी हैं, सारे ही यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। अब इसलिए इंक्लूड कर दिए हैं, देखिए मेरी बात पहले आप सुन लीजिए, क्यों इसलिए इंक्लूड कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे आप टाइम पास करने नहीं आए हो, यहाँ पे आए हो ऑथेंटिफिकेशन, मतलब जो ऑथेंटिक होता है तैयारी वो करने आए हो। तो हमें तैयारी करना है, हमें यहाँ पे टाइम पास नहीं करना, ठीक है। तो हम वही चीज़ें आपको दें, आपका इस तरह से क्या होगा, आपका GS भी तैयार हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने पूरी GS तैयार कर डाली, ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे तैयारी करवाती हूँ, ठीक। भले ही यहाँ पे और लोगों की अपेक्षा मेरी थोड़ी क्लासेस लंबी हो जाएंगी, लेकिन क्लासेस की क्वालिटी भी मेरे में रिच है, ठीक। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को, मतलब 1885 को इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना का ये पूछा जाता है कि कौन सा सन कब हुआ था, तो ये आप बता दीजिएगा, ठीक है। और स्थापना का स्थान भी पूछा था, तो स्थापना का स्थान भी बम्बई गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन, ठीक, क्या, गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन, ठीक। अब चलिए कितने प्रतिनिधियों ने ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम बैठक हुई थी उसमें भाग लिया था, मतलब कि कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था, तो 72 ने, कितने, 72 ने भाग लिया था। अच्छा, जब ये स्थापना हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी तो जो है कौन गवर्नर था उस टाइम लॉर्ड डफरिन गवर्नर था। देखिए एक एक पॉइंट यहाँ पे मैं क्लियर कराऊंगी, ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से रट लीजिए आप, क्योंकि आप इन सब क्वेश्चंस को रट लेंगे तो यही सारे क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। अच्छा, इसके जो संस्थापक हैं वो माने जाते हैं A.O. ह्यूम। कौन माना जाता है, A.O. ह्यूम माने जाते हैं। इसके देखिए प्रथम जो अध्यक्ष हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी, प्रथम अध्यक्ष कौन है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। तो वहां पे करेक्ट कर लीजिएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। देखिए अगर कोई भी एक आध चीज अगर मिस प्रिंट हो गई है, लेकिन मैं यहाँ पे आपके सामने हूँ ना, तो
आपके सामने हूँ तो आपको चीज़ें गलत नहीं बताऊंगी, आपको चीज़ें करेक्ट करके बताऊंगी, ठीक है। चलिए, पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था, ये भी पूछा गया प्रश्न है। तो आप सारे ही प्रश्न को अभी तैयार कर लीजिए, इससे क्या होगा कि आपका रिवाइज भी होता रहेगा। देखिए, 12वें अधिवेशन में गाया गया था और 1896 में गाया गया था, मतलब कि कौन से साल में गाया गया था, 1896 में, ठीक। अब कौन सा अधिवेशन था, कलकत्ता अधिवेशन था, पूछा जाता है ना, एक एक चीज़ पूछा जाता है। अच्छा, तो उस टाइम अध्यक्ष कौन थे, रहीमतुल्ला सयानी। कौन थे अध्यक्ष, रहीमतुल्ला सयानी थे। पहली बार जब वंदे मातरम गाया गया था, वंदे मातरम क्या है, राष्ट्रगीत है, ठीक है, जो राष्ट्रगीत है। तो अब पहली बार ये जनगण मन कब गाया गया था, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था, 1911 में कलकत्ता में गाया गया था, ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में पहली बार गाया गया था। और तब अध्यक्षता कौन कर रहे थे, पंडित बिशन नारायण धर, ठीक है, पंडित बिशन नारायण धर उस टाइम अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें 10वां है पॉइंट कि मुस्लिम लीग से समझौता कब हुआ था। मुस्लिम लीग से समझौता कांग्रेस का कब हुआ था भाई, 1916 में लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग से समझौता हो गया था। तो उस टाइम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार। कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार जो है उस टाइम के अध्यक्ष थे कांग्रेस के, ठीक। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है कि प्रथम महिला अध्यक्ष, हाँ, प्रथम महिला अध्यक्ष भी पूछते हैं। तो श्रीमती एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी, और कौन से अधिवेशन में थी, कलकत्ता अधिवेशन में थी, और कौन सा सन था, 1917, ठीक है। सारी चीज़ें एक एक मतलब कि आप यहाँ पे जो भी हैं आपकी कब तैयारी हो जाएगी कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और अपने फ्रेंड्स, अपने जिनको जानते हो कि हाँ ये भी तैयारी कर रहे हैं, इनके साथ भी शेयर करना ज़रूरी है, तो आप उनके साथ शेयर ज़रूर करना, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे 12वां पॉइंट क्या है, भारतीय महिला अध्यक्ष। जो पहली भारतीय महिला थी वो भारतीय नहीं थी, ये भारतीय हैं। तो भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, श्रीमती सरोजनी नायडू। कब थी, 1925 को कानपुर अधिवेशन में, ठीक है, कानपुर अधिवेशन में ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की। चलिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछे जाते हैं। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं बदरुद्दीन तैयबजी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, और 1987 में, ठीक, कब, मद्रास अधिवेशन में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम गैर हिंदू, मतलब अभी तक तो हिंदू थे या फिर मुस्लिम थे, तो इसमें प्रथम गैर हिंदू कौन थे, तो अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, ठीक है। इनकी मतलब इनका जो नेशनैलिटी है वो शायद कुछ और ही है, पर ये प्रथम गैर हिंदू माने जाते हैं, ठीक है। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष ये भी थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछा जाता है तो कौन थे, जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले। सारी ही चीज़ों को अच्छे से देख लीजिए, और यहाँ पे जितना भी मैं कलरफुल पढ़ा रही हूँ ना, तो आपके आपके दिमाग में भी कलर्स वाली चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी। इससे क्या होगा ना कि आपका लर्निंग पावर अच्छा होगा, विजुअलाइजेशन अच्छा होगा, ठीक है। गांधी जी द्वारा जो अध्यक्षता हुई थी वो कब हुई थी, 1924 में बेलगांव अधिवेशन में, बेलगांव अधिवेशन था 1924 में, ठीक। अब चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 सॉरी पॉइंट नंबर 17 क्या है कि सदस्यों हेतु खादी जो वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था 1926 को गुवाहाटी अधिवेशन में, और कौन अध्यक्ष थे, अध्यक्षता कौन कर रहे थे, एस श्रीनिवास आयगार, ठीक है, एस श्रीनिवास आयगार कर रहे थे, जिस टाइम अध्यक्षता उस टाइम क्या हुआ था, खादी वस्त्रों को पहनना अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 18 क्या कह रहा है, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस हैं, तो इन्होंने कब अध्यक्षता की थी, श्री हरिपुरा में 1938 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। अब देखिए, कांग्रेस में प्रथम फूट कब हुआ था, 1907 में हुआ था, सूरत अधिवेशन में। अध्यक्षता किसने किया था, रास बिहारी घोष ने किया था। जब रास बिहारी घोष जी आए थे तो प्रथम फूट हो गए थे कांग्रेस में, ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। कांग्रेस का जो पुनर्मिलन हुआ, फूट हो गया, फिर पुनर्मिलन कब हुआ, 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। कब, लखनऊ अधिवेशन में। चलिए, अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं। देखिए, स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन थे,
जब स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। कौन थे? JB कृपलानी। कौन से अधिवेशन में? मेरठ अधिवेशन में, ठीक है, मेरठ अधिवेशन में। चलिए अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे। देखिए सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। पहली बार गांव में सत्र कब हुआ था? फैजपुर अधिवेशन में पहली बार गांव में हुआ था। और स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था? स्वराज शब्द का प्रयोग कलकत्ता अधिवेशन 1906 में किया गया था और जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई नौरोजी। कौन कर रहे थे? दादा भाई नौरोजी ने की अध्यक्षता में स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं पॉइंट नंबर 25 क्या कह रहे हैं कि पूर्ण स्वाधीनता की मांग कब हुई थी। अच्छा, पूर्ण स्वाधीनता की मांग हुई थी भाई, तो कब हुई थी? 1927 में मद्रास अधिवेशन में डॉक्टर MA अंसारी की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर MA अंसारी की अध्यक्षता में। कौन सा अधिवेशन था? मद्रास अधिवेशन था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? किस अधिवेशन में लाया गया? ठीक है, तो लखनऊ अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज इन लोगों को चाहिए, तो ये प्रस्ताव ये लाया गया किसकी अध्यक्षता में? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में लाया गया था। ठीक है, अब इसमें पॉइंट नंबर 27 क्या है कि राष्ट्रीय ध्वज का जो ध्वजारोहण हुआ था वो ये मतलब इन जितने भी अधिवेशन थे इसमें कब पहली बार हुआ था? 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण हुआ था। ठीक है, तो ये जितने भी फैक्ट्स हैं ना इसको आप या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को आपको स्क्रीनशॉट करके मतलब एक बार और दिखा दे रही हूँ ताकि आप अच्छे से चीज़ों को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे मैं बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रही, बिल्कुल भी क्या कर रही हूँ कि आपको चीज़ें वही दे रही हूँ जो आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो और भाई सिलेक्शन लेके निकलो और जॉब लेके निकलो, बस यही तो करना है। ठीक है, तो वही चीज़ें पढ़ो। अब देखिए क्या है ना कि बुक्स वगैरह में तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं लेकिन ये नहीं पता होता ना कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। अब हमें क्या है, हम तो चीज़ें देख लें, अगर हमारे सामने पेपर आ जाए तो हम देख लें चीज़ें तो हम समझ जाएंगे भाई इसी कोने से पूछेगा। देखिए अब प्रश्न नंबर 3 क्या है? प्रश्न नंबर 3, वर्ष 2013 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली महिला कौन थी? तो देखिए अब आप सोचेंगे मैंने ये करंट अफेयर तो तब का है ना, तो सॉरी, अब आप ये सोचेंगे ये करंट अफेयर तो तब का है, मैंने यहाँ क्यों इंक्लूड किया? यहाँ पे इसलिए इंक्लूड किया कि आपको दिखाने के लिए कि देखिए इस तरीके से करंट अफेयर पूछा जाता है। तो इसी सेम वे में इसी को मैंने बेस बना करके करंट अफेयर अपडेट किया। अब क्या करंट अफेयर अपडेट किया? अब आप इनको देख लीजिए, इनको देख लीजिए ना, इनको देख लीजिए, इनको, ये कौन है? ये हैं प्रधानमंत्री, कहाँ की? थाईलैंड की। अभी थाईलैंड की प्रधानमंत्री हाल ही में अगस्त 2024 में नियुक्त हुई हैं और सबसे युवा, सबसे कम उम्र की, आई थिंक इनकी उम्र 37 या 38 39 है, इस तरह के है। ठीक है, तो उम्र तो इतना नहीं पूछता लेकिन हाँ इनका नाम देख लीजिए, इनका नाम है पेंटोंग टार्न चिनावात्रा, इसी तरह का इनका नाम है, पेंटोंग टार्न चिनावात्रा, इस तरह का इनका नाम है। और ये सबसे कम उम्र की वहाँ की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, पहली महिला तो बन चुकी थी वहाँ पे लेकिन यहाँ पे दूसरी महिला युवा, अगर युवा की बात करें तो ये पहली हुई, लेकिन अगर महिला की बात करें तो वहाँ पे दूसरी हुई। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। देखिए अब इसी तरीके से अब आपका करंट अफेयर भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, तो आपके करंट अफेयर भी चीज़ें साथ साथ में चलती रहेंगी। अब बात आ जाती है मुगल साम्राज्य की। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी बाबर ने। ठीक है, चलिए अब बाबर की बात कर लेते हैं हम। अब जब बाबर की बात आ ही गई है तो बाबर से जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पढ़ लेते हैं। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? 1526। देखिए सारे ही जितने भी युद्ध हैं बाबर के एक सीक्वेंस में, 1526, 27, 28, 29। ठीक, इब्राहिम लोदी से बाबर ने लड़ा था, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था। और कौन सा युद्ध लड़ा था? खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध किससे लड़ा था? राणा सांगा से। और चंदेरी का मेदिनी राय से। और घाघरा का अफगानों से। तो अफगानों
घरानों से लड़ा गया बाबर का युद्ध कौन सा था? घाघरा का था। कब लड़ा था? 1529 को। तो ये सारे युद्ध आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बढ़िया से आराम से पढ़ लीजिएगा घर में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी में। क्यों मुझे टाइम पास नहीं करना है, यहाँ मैं टाइम पास करने नहीं बैठी हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे चीज़ों को आपको तैयार कराने बैठी हूँ ना। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं प्रीवियस ईयर ही करा रही हूँ, नहीं, मेरा उद्देश्य ये है कि जो आप चीज़ें पढ़ रहे हो वो क्वालिटी वाली पढ़ो। अगर आप इस तरह से तैयारी करोगे ना तो ऐसे ही सिलेक्शन पाओगे, ठीक है। देखिए अब बाबरनामा, तो बाबरनामा तो लिखा तो बाबर ने है, लेकिन इसका जो फारसी अनुवाद है, फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना। अच्छा, हुमायूं नामा किसने लिखा था? हुमायूं नामा किसने लिखा था? हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। और जो शेर शाह थे उनका मकबरा कहाँ था? शेर साहब का मकबरा कहाँ पे था? सासाराम में था। ये देखिए तीनों चीज़ें थोड़ी अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने क्यों इंक्लूड की हैं? क्योंकि ये पूछी गई है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी गई हैं। अगर आप यहाँ पे पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, तो हो सकता है कि आपके अदर पेपर में आ जाए, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अकबर की बात कर लेते हैं। अकबर की बात करना तो मुगल शासन में अकबर का तो बहुत ज़्यादा मतलब कि था उसमें महत्व। अभी राज्याभिषेक कब हुआ था? राज्याभिषेक पूछा जाता है कि कौन से ईयर में हुआ था, तो इनका ईयर आप ध्यान दीजिएगा। 1556 में हुआ था अकबर का राज्याभिषेक, पंजाब में। पंजाब के कहाँ पे? कलानौर में, पंजाब के कलानौर में। जो इनके संरक्षक का नाम भी पूछा जाता है तो बैरम खान। दीवान इनके कौन थे? मतलब कि अकबर के शासन काल में जो वित्त मंत्री थे ना, वित्त मंत्री वो कौन थे? राजा टोडरमल थे। और प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन थे। और इनके जो समकालीन सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती, ठीक है। और इन्होंने क्या प्रथा अपनाई थी? कौन सी प्रथा शुरू की थी? मनसबदारी प्रथा अपनाई थी, ठीक है। चलिए अब इनको अकबर को कहाँ पे दफनाया गया था? तो सिकंदरा में इनको दफनाया गया था। देखिए ये सारी चीज़ें जितनी मैं दे रही हूँ अच्छे से पढ़ते जाइए, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हो, आपको बाद में यहाँ सिलेक्शन, अगर आपको जॉब ही चाहिए, आपको जॉब चाहिए, तब तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें जितनी मैं दे रही हूँ उसको आप सीरियसली लोगे। आप या तो फिर एक कॉपी निकालो, नोट डाउन कर लो सारी चीज़ें, ठीक है। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन आता है कि कौन सी विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने किस चीज़ का निर्माण करवाया था, तो या फिर बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था, या फिर गुजरात विजय के उपलक्ष्य में क्या निर्माण करवाया था? तो बुलंद दरवाजा निर्माण करवाया था जब अकबर की गुजरात पर विजय हुई थी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं प्रश्न नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। इनके काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है, ठीक है। चलिए अब बीरबल को कवि प्रिय, मतलब इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने बीरबल, जो इनके दरबार में बीरबल थे, उनको कवि प्रिय की उपाधि दी थी और नरहरि को महापात्र की उपाधि दी थी, ठीक है। और इन्होंने दास प्रथा का अंत 1562 में किया था और 1562 में ही तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। जो तीर्थ यात्रा कर लगता था और वो जो है समाप्त कर दिया था। इन्होंने जजिया कर समाप्त किया। देखिए इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए 1563 में। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में की। उसके बाद इन्होंने क्या किया? आगरा को मतलब जो इनकी राजधानी आगरा पहले थी, तो उसको आगरा से फतेहपुर स्थानांतरण कर दिया, ठीक है। तो किसने किया था? अकबर ने किया था। कब किया था? 1571 में किया था। दीन इलाही की स्थापना 1582 में किया था। जब्ती प्रणाली, जो राजस्व प्रणाली होती है, जो रेवेन्यू कलेक्ट करने की जो जब्ती प्रणाली होती है, इन्होंने शुरू की थी, ठीक है। अब पानीपत की दूसरी लड़ाई किसने लड़ी थी? पानीपत की पहली लड़ाई तो बाबर ने लड़ी थी। दूसरी लड़ाई किसने लड़ी थी? अकबर और हेमू के बीच हुए थे 1556 में। अच्छा, विजय किसकी हुई थी? विजय तो अकबर की ही हुई थी। तो हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। लेकिन अकबर का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे मान सिंह और आसिफ खान। देखिए ये क्वेश्चन क्यों मैंने यहाँ पे लिखा कि अकबर का नेतृत्व किसने किया था, क्योंकि ये कुछ पूछा गया है, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं, ये नहीं कि कहीं और से आ जाते हैं। और तैयारी जो लोग जेन्युइन कैंडिडेट हैं वो इसी तरह से तैयार करते हैं, तो चीज़ें तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे मेरा सिर्फ और सिर्फ ये पर्पस नहीं है कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर ही कराऊँ, क्वेश्चन ऑप्शन दूँ और टिक कर दूँ, नहीं, मैं यहाँ पे कुछ आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रही हूँ। तो आपका जो अलग से जो इन सब चीज़ों में टाइम स्पेंड होगा ना, वो बच जाएगा, ठीक है। मुगल काल का अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर
द्वितीय 1837 और 1857। तो 1857 में इन्होंने क्या किया था जब उधर से सेना आ रही थी तो इधर फोन लगा रहे हैं कि सेना आ गई है, मतलब उसी तरह की कुछ बात बता रहे हैं ब्रिटिश सर्स को कि आ गई सेना, आप क्या करें, इतने डरपोक थे, बाप रे। चलिए ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट इसमें है प्रश्न नंबर 5 है कि एशिया का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ है। तो एशिया का जो सबसे पुराना तेल क्षेत्र है वो कहाँ पे पाया गया था, असम में पाया गया था, असम में पाया गया था। और असम के कौन सी जगह में पाया गया था, 1889 में डिगबोई में। कहाँ पे, 1889 में डिगबोई में पाया गया था। चलिए अब प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है कि कौन सा असत्य है, ये पता करना है। किसके बारे में, ध्वनि तरंगों के बारे में। जो साउंड्स वेव है वो, देखिए इंग्लिश मीडियम वालों को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ इंग्लिश हिंदी में दोनों बता दूंगी। देखिए जो साउंड वेव्स होती हैं वो उसके बारे में क्या चीज़ें गलत हैं। देखिए साउंड वेव्स के बारे में ये गलत है कि ये विद्युत चुंबकीय होती हैं। क्यों, क्योंकि ये विद्युत चुंबकीय नहीं होती है। क्यों नहीं होती, क्योंकि साउंड्स को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए रास्ता चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है। साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, जहाँ निर्वात होता है वहाँ साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। लेकिन जो विद्युत चुम्बकीय होती हैं किरणें, वो जो है ट्रेवल कर सकती हैं, कहाँ पे ट्रेवल कर सकती हैं, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं। जैसे लाइट वेव्स होती हैं ना, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं। तो कौन सी चीज़ें असत्य हैं, इसके बारे में ये विद्युत चुम्बकीय ही असत्य है। अब चलिए हम बताते हैं कि ये जो साउंड वेव्स हैं ये क्या है, ये मैकेनिकल वेव्स हैं, इनको चाहिए रास्ता चलने के लिए। तो ये दो तरह की होती हैं, एक तो होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, एक ट्रांसवर्सल वेव्स होती हैं, ठीक है। एक अनुप्रस्थ होती हैं, एक अनुदैर्ध्य होती हैं, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं। देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो होती हैं कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके ध्यान से सुनिएगा, इन वेव्स के जो भी पार्टिकल्स होते हैं उसी डायरेक्शन में ट्रेवल्स करते हैं जिस डायरेक्शन में ये वेव्स जाती हैं, ठीक है। लेकिन जो ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं उनके पार्टिकल्स ऊपर नीचे ट्रेवल करते हैं, लेकिन जो इनकी वेव्स होती हैं वो सीधे जाती, इस तरह से मतलब परपेंडिकुलरली जाती हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। अगर वेव्स पार्टिकल्स ऐसे ऐसे हैं तो वेव्स ऐसे ट्रेवल कर रही हैं, तो इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। और यहाँ पे जो साउंड वेव्स होती हैं वो कौन सी वेव होती हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। साउंड वेव्स अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में और देख लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ पे मैंने फोटोज़ वगैरह लगा रखी हैं, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा थोड़ा सा ऐसे करके। ये देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेव्स जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं और ट्रांसवर्सल वेव्स हैं। इसकी जो पार्टिकल्स हैं अप एंड डाउन होते रहते हैं, लेकिन जो वेव्स हैं वो सामने जाती रहती हैं, ठीक। लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं उनका क्या होता है, उनके पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शंस में टू एंड फ्रो इस तरह से मोशंस करते रहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के जिस डायरेक्शंस में वेव्स जाती हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मैंने वही बातें लिखी हैं, वही बातें यहाँ पे लिखी हैं कि जो साउंड वेव्स होती हैं वो क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। अच्छा, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन से प्रोड्यूस होती हैं, क्योंकि इस तरह से कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन से ये प्रोड्यूस होती हैं, ठीक। चलिए अब ये क्या कह इसमें है कि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो पैरेलल टू द डायरेक्शंस ऑफ प्रोपगेशन, मतलब जिस डायरेक्शन इसकी वेव्स प्रोपगेट करती हैं उसी डायरेक्शंस के ये पैरेलल होते हैं, ठीक है, उसी डायरेक्शंस में ये जाते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन कहाँ पूछा जाता है, पूछा जाता है कि कौन कौन सी वेव्स होती हैं जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। तो कौन सी वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल, सिस्मिक पी वेव्स जो होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल्स होती हैं। इन वेव्स को ध्यान में रखिएगा, ये वेव्स आपकी पूछी जाती हैं, नाम से पूछी जाती हैं, ठीक है। और ट्रांसवर्सल वेव्स कौन कौन सी होती हैं, देखिए रिपल्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अब इंग्लिश में है ये, आप थोड़ा सा मैं बता दूँ इसको कि जैसे आप पानी में क्या करते हैं, आप पानी में पत्थर फेंकते हैं, ऐसे एग्जाम में आता है, पानी में पत्थर फेंकने पर जो वेव्स बनती हैं वो कौन सी वेव्स होती हैं, तो वो होती हैं ट्रांसवर्सल वेव्स होती हैं, ठीक है। और वाइब्रेशन इन गिटार, जब आप गिटार में गिटार स्ट्रिंग को खींचते हैं तो उसमें भी ट्रांसवर्सल वेव्स होती हैं। और ए मैक्सिकन वेव इन स्पोर्ट स्टेडियम, देखिए ये जो मैंने लाइन लिखी है ना 3 लाइन, थर्ड वाली,
तो इसको आप डाल करके गूगल में सर्च करिएगा, उसके बाद आप वीडियो देखिएगा इसकी। तो इसकी वीडियो में क्या होगा ना कि आपको ऐसे वेव्स नज़र आएंगी, तो वो वेव्स की बात कर रहे हैं जो स्पोर्ट स्टेडियम में लोग एक बार खड़े होते हैं, हाथ ऐसे ऊपर करते हैं, फिर बैठ जाते हैं, तो ऐसे करके एक लहर होती है ना, तो वो वेव्स की बात हो रही है यहाँ पे। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जितनी भी होती हैं, जैसे लाइट वेव्स हुई या मैक्रो वेव्स हुई, ये रेडियो वेव्स हुई, ये सारी वेव्स क्या होती हैं, ट्रांसवर्सल वेव्स होती हैं। सिस्मिक एस वेव्स, देखिए सिस्मिक पी क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है, सिस्मिक एस क्या होती है, वो ट्रांसवर्सल होती है। ठीक है, चलिए इतना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने लिखा है। अब प्रश्न नंबर 7 क्या है कि एक नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, तो नवजात शिशु की हड्डियां बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा होती हैं, बाद में वो हड्डियां जुड़ करके एक बन जाती हैं। तो 305 जो हड्डियां होती हैं नवजात शिशु में होती हैं, और जो मनुष्य में 206 हड्डियां हो जाती हैं। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर 8 पे आ जाते हैं। वर्ष 2008 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए किस देश ने बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम का निर्माण किया? तो एक चीज़ मैं बताऊं, अभी पेरिस ओलंपिक हुआ है ग्रीष्मकालीन का 2024 का, तो मैंने उसके लिए एक स्पेशल क्लास ली है, पेरिस ओलंपिक, पेरिस पैरा ओलंपिक से रिलेटेड। तो जितने भी चीज़ें हैं वहाँ से आप क्लास में कवर कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को यहाँ इसलिए इंक्लूड किया कि यहाँ पे आपको दिखाने का पर्पज़ था मेरा। देखिए अब प्रश्न नंबर 9 क्या करें, निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश में सबसे कम आवृत्ति होती है? ठीक है, सबसे कम आवृत्ति किस में होती है, मतलब सबसे जो कम फ्रीक्वेंसी होती है वो किस में होती है? सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है आपके लाल रंग में। ठीक है, लाल रंग में सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ पे चलिए मैंने ये देखिए, ये यहाँ पे इंक्लूड भी कर दिया है कि जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो किसकी होती है, रेड की होती है, और सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किसकी होती है, वॉयलेट की होती है। ठीक है, और शॉर्ट वेवलेंथ किसकी, देखिए फ्रीक्वेंसी का अपोजिट ही है वेवलेंथ, जो फ्रीक्वेंसी का अपोजिट ही वेवलेंथ होता है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने ये डायग्राम लगा दिया है कि आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अब यहाँ से इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आता है, इससे रिलेटेड देखिए बिहार वाले में आया था कि प्रिज्म से गुजरने पर, ये ऐसे प्रिज्म होता है ना, प्रिज्म से गुजरने पर जो इस तरह की 7 लाइट्स होती हैं, तो सबसे ज़्यादा अपरिवर्तित होने वाला रंग कौन सा होता है? सबसे ज़्यादा जो रंग जो नहीं परिवर्तित होता है वो कौन सा होता है? वो होता है वॉयलेट। कौन सा होता है? वॉयलेट कलर जो होता है, विबग्योर, देखिए नीचे से उपचार वेबग्योर। तो सबसे ज़्यादा जो अपरिवर्तित होता है वो कौन होता है? वॉयलेट कलर होता है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है आपका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और प्रश्न नंबर 10 में क्या पूछा है कि एकमात्र अधातु जो कमरे के तापमान पर तरल होता है, तो कौन सा ऐसा एकमात्र अधातु जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होता है, लिक्विड अवस्था में होता है? वो पारा होता है। अब ये क्वेश्चन लिया गया है, जो ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है? देखिए ये एनसीईआरटी क्लास 8th में मेटल्स और नॉन मेटल्स करके चैप्टर है, वहाँ से लिया गया है। ठीक है, और उस चैप्टर को मैंने प्लेलिस्ट में कंप्लीट किया है, उसको जा करके देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस धातु और अधातु से जितने भी अदर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं मैंने वहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट मतलब क्या ही टाइम वेस्ट करूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है माच, जो माच है वो लोक नृत्य है, ये कहाँ का है? तो ये मध्य प्रदेश का है। अब चलिए लोक नृत्य के बारे में हम देख लेते हैं, कई सारे लोक नृत्य होते हैं। तो इसमें पहला है छऊ। छऊ का कौन सा लोक नृत्य है? ये छऊ जो है ऐसा लोक नृत्य है जो पौराणिक कहानियाँ इसमें वर्णित होती हैं। इसमें मुखौटा नृत्य भी इसको नाम से जानते हैं। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में ये प्रसिद्ध है, और इसको 2010 में यूनेस्को की अमूर्त विरासत के रूप सूची में डाला गया है। अब कौन सा है? गरबा। गरबा जो है गुजरात में लोकप्रिय है और नवरात्र के समय आयोजित होता है। ठीक है, सारी चीज़ें आप यहीं पे रिवाइज कर लीजिए, जितनी भी है ना ये इंपॉर्टेंट है। स्वांग, स्वांग कहाँ का है? राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्रों का है। ठीक, डांडिया रास कहाँ का है? डांडिया रास है गुजरात का, और ये इसमें क्या होता है कि दुर्गा और महिषासुर के बीच जो नकली युद्ध होता है वो सारी चीज़ें दर्शाई जाती हैं। तरंग मेल जो लोक नृत्य है गोवा का है। इसमें क्या होता है? दशहरा और होली के दौरान ये नृत्य किया जाता है। घूमर,
घूमर नृत्य कहाँ का है? ये राजस्थान की भील महिलाओं द्वारा, ठीक है। देखिए अगर मैंने कोई टॉपिक लिखा है भील, तो इसका मतलब भील इम्पॉर्टेंट है तो ही लिखा है। तो भील महिलाओं द्वारा ये किया जाता है। हाँ, बिछुड़ो नृत्य, जो बिछुड़ो नृत्य होता है वो कहाँ का है? वो गुजरात का है बिछुड़ो नृत्य। अब नेक्स्ट है कालबेलिया डांस। कालबेलिया डांस कहाँ का है? राजस्थान के कालबेली महिलाओं द्वारा किया जाता है। चरबा लोक नृत्य, चरबा लोक नृत्य कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। चरबा, चरबा हिमाचल प्रदेश। अब नेक्स्ट आ जाता है भांगड़ा। भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का है। रासलीला नौटंकी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। दादरा, जो दादरा है ये भी उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय है। तो ये एक अर्थशास्त्रीय रूप दिया जाता है इस नृत्य को, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें पॉइंट नंबर 13 है कि जो जावरा है, जावरा कहाँ का नृत्य है? जावरा है मध्य प्रदेश के जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उसमें फसल नृत्य है। कौन सा नृत्य है? ये फसल नृत्य है, इसीलिए मैंने इसको ग्रीन कलर कर दिया है ताकि एक आप रिलेट कर सकें, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रंगमा बांस नृत्य। ये जो रंगमा और बांस नृत्य है ये नागों का ये इसमें क्या है? ये नागों का युद्ध नृत्य है। ये कौन सा नृत्य है? ये नागों का युद्ध नृत्य है, ठीक है। अब इसमें मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप इसमें मेहनत करो। रंगमा और बांस नृत्य कहाँ का है ये आप लिख के बताना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पॉइंट नंबर 13 पे, बिहू कहाँ का है? असम का लोक नृत्य है। गौर मारिया, गौर मारिया, गौर मारिया कौन सी जनजाति का है? कौन सी जनजाति का है नृत्य? बाइसन हार मारिया जनजाति का महत्वपूर्ण अनुष्ठान नृत्य है। कौन सी जनजाति का नृत्य है? गौर मारिया। और कौन सी जनजाति है? बाइसन हार मारिया। और कहाँ का है ये भी कमेंट लिख के बताइएगा, ठीक है। कुछ तो मेहनत करिए। यहाँ पे सारी चीज़ें अगर मैं दे रही हूँ तो एक आध दो अगर मैं कह रही हूँ तो उसको आप थोड़ा सा सर्च कर लिया करिए। इससे क्या है ना, चीज़ें और भी आपके दिमाग में जाएंगी, ठीक। थांगटा, थांगटा कहाँ का है? मणिपुर का मार्शल नृत्य है, मार्शल डांस है, ठीक है। मार्शल डांस है। मार्शल डांस भी बहुत लोग कहते हैं, तो मार्शल लाभ वो होता है ना, मार्शल एक तरह का आर्ट होता है, उसको भी बोलते हैं। चलिए अब इसमें है कि इसमें ये देखिए ये जो है कीटनाशक से संबंधित कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है, कीटनाशक का नाम बताया आपको। कीटनाशक का नाम क्या है? डाईक्लोरो डाईफिनाइल क्लोरोइथेन, ठीक है। यहाँ पे क्लोरोइथेन होगा। तो डीडीटी, वैसे तो इसको डीडीटी बोलते हैं लेकिन इसका पूरा नाम ये है। तो पूरा नाम इसको पढ़ लीजिए क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि फुल फॉर्म पूछा जाता है। चलिए अब आप आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुसार जो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होगा वो कितना होगा? तो वो कितना होता है? 3:2 इसका अनुपात होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे पहुँचते हैं जो कि अदर पूछे जा सकते हैं, जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया कब गया था ये आप जान लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। और इसको अविकल्पित किसने किया है? देखिए ये चीज़ें ना पूछी गई हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड की हैं। पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए 1901 में इसरो द्वारा कुछ लॉन्च हुआ रहा होगा, तो उसके बारे में है। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है, इसरो के जो रिसेंट लॉन्च है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। ये देखिए इसरो का अभी रिसेंट लॉन्च हुआ है सैटेलाइट, ठीक है। कब हुआ था? ये 16 अगस्त 2024 को। अभी जो मैं आपको क्लासेस दे रही हूँ 16 अगस्त 2024 का ये क्या है, करंट अफेयर है, तो उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो इसरो जो इसको बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, मतलब कि श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से कौन से रॉकेट से लॉन्च किया क्या चीज़? देखिए EOS-8 सैटेलाइट लॉन्च किया। कौन सा लॉन्च किया है? EOS-8 सैटेलाइट लॉन्च किया। क्यों मैं बता रही हूँ? क्योंकि देखिए सैटेलाइट से भी क्वेश्चंस आए हैं, एग्जाम में आए हैं NTPC के, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो और यहाँ पे आपने देखा भी है। और चलिए SSLV D3 रॉकेट से लॉन्च किया गया। कौन से रॉकेट? SSLV D3। अच्छा ये भी पूछा जाता है, जब EOS-8 सैटेलाइट लॉन्च हुआ था तो कौन उसके इसरो के जो अध्यक्ष थे कौन थे? तो वर्तमान में अभी अध्यक्ष 2024 में जो चल रहे हैं वो है डॉक्टर S सोमनाथ। कौन चल रहे हैं? डॉक्टर S सोमनाथ, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 15 क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सी 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली एंटीबायोटिक कौन सी खोजी थी? पेनिसिलिन खोजी थी। ये अगेन NCERT से क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैंने जितने भी NCERT
कराए हैं ना, आप उन सारे चैप्टर्स को अच्छे से देखिए, क्योंकि मैं ये वाला एनसीईआरटी नहीं कराई हूँ कि क्लास बच्चों वाला करा दिया, नहीं, बच्चों वाला नहीं कराया, मैंने कॉम्पिटिटिव लेवल के पर्सपेक्टिव से कराया है, तो उससे कैसे क्वेश्चन बने हैं वो उस तरह से कराया है, तो उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो पेंसिलिन हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि व्हाइट डेजर्ट कहाँ पे है, देखिए व्हाइट डेजर्ट कहाँ है, गुजरात में। कहाँ, गुजरात में कहाँ, कच्छ में। गुजरात के कच्छ को व्हाइट डेजर्ट बोलते हैं, लेकिन कच्छ जो गुजरात का है, लेकिन जो कोल्ड डेजर्ट होता है ना वो लद्दाख में है। कोल्ड डेजर्ट कहाँ है, लद्दाख। अगर लद्दाख की बात आ गई तो मैं लद्दाख से में अभी जो 5 नए जिले बनाए गए हैं लद्दाख में, मतलब कि 5 नए जिले और बनाए गए हैं, वो वाला टॉपिक आप कवर कर लीजिएगा। जो मैंने प्लेलिस्ट, कौन सी प्लेलिस्ट, करंट अफेयर वाली में डाली है, उसको आप कवर कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से जो लद्दाख से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं वो सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड कर रखी हैं, ठीक है। तो मेरे जितने भी क्लासेस रहते हैं कुछ हट के कुछ अलग रहती हैं। भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम अनुच्छेद 21A द्वारा वर्णित है, तो कौन सा अनुच्छेद 21A द्वारा, 21A में क्या है, 21A में है शिक्षा का अधिकार। क्या है, 21A में शिक्षा का अधिकार है। अच्छा ठीक है, और चीज़ों के बारे में हम जान लेते हैं, और ऑप्शंस के बारे में। सूचना का अधिकार किस में है, 19(1) के ए में, ठीक है, सूचना का अधिकार, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई कौन सा, 2005, ठीक। तो अनुच्छेद 19 के ए के का में, ठीक है। अब यहाँ पे डी क्या बोल रहा है कि धर्म की जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये कौन कौन से अनुच्छेद में है, ये अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक में है, भाग 3 में। तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है। चलिए अब आगे हम देख लेते हैं इस 21A की कुछ खासियत है। जो 21A है क्या है, शिक्षा का अधिकार है। इसमें क्या है, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना है, ठीक है। और ये कौन से संशोधन से जोड़ा गया है, 86वें संविधान संशोधन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 2002 से जोड़ा गया है। अब शिक्षा का जो अधिकार है ये कब लागू हुआ था, तो 2010 में इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया था। कौन से, 2010 में इसको एक फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया था। अब आपको बताना है कि फंडामेंटल राइट्स कौन से भाग में है संविधान के, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछता है, ठीक। चलिए अब प्लेग के उन्मूलन के लिए मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक में से कौन सा है। जब प्लेग फैल गया था तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने उस प्लेग को एक चिन्ह देने के लिए किस चीज़ का निर्माण करवाया था, तो 4 मीनार का निर्माण करवाया था। अगर ऐसा हो तो कोरोना के लिए भी लोग यहाँ पे मीनार बनवा दें क्या, मतलब कुछ भी ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, केंद्र से बैडमिंटन नेट कितना ऊंचा होता है, तो कितना ऊंचा होता है बैडमिंटन नेट, 5 फीट ऊंचा होता है। कितना ऊंचा होता है, 5 फीट ऊंचा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 21 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स का ट्रेडमार्क क्या है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये यूनिक्स का ट्रेडमार्क कौन सी लैब है, बेल लेबोरेटरीज। कौन सी लैब है, बेल लेबोरेटरीज, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले बड़े पैमाने पर विद्युत एयर कंडीशनिंग का आविष्कार 1902 में उपयोग किसके द्वारा किया गया। तो देखिए ये जो एयर कंडीशनर है इसका जो आविष्कार किया गया ये किसके द्वारा, विलिस कैरियर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, विलिस कैरियर के द्वारा किया गया। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत बार पूछा गया है, किडनी स्टोन किससे बनता है, मतलब किस केमिकल क्या होता है किडनी स्टोन। तो किडनी स्टोन होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट ही किडनी स्टोन होता है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा मतलब कौन सा केवल यौन विधि के माध्यम से प्रजनन करता है, कौन रिप्रोडक्शन के माध्यम से प्रजनन करता है। तो जो एनेलिडा होता है वो रिप्रोडक्शन के माध्यम से प्रजनन करता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत की खोज किसने की थी। तो हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत क्या होता है, देखिए पहले क्या था, पहले लोग ये सोचते थे कि
जो है पृथ्वी जो है पृथ्वी के चारों ओर सन घूम रहा है ना, तो लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, फिर ये सिद्धांत आया कि नहीं, सन के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है। तो ये सिद्धांत किसने दिया था, ये सिद्धांत दिया था गैलीलियो ने। किसने दिया था, गैलीलियो ने, ठीक है। और कब उस टाइम दिया था, जब वही वहाँ पे फ्रांस में वो यूरोप में डार्क एज वगैरह चल रहे थे, तो उस टाइम दिया था। सोचिए उस टाइम तो वहाँ पे पोप वगैरह की बहुत बातें मानी जाती थी, और इस तरह की कोई अगर बात बोल दे तो जान लीजिए कि ऐसा था कि फांसी हो जाएगी। इस मतलब कि जो भी चर्च ने कह दिया वही बात सत्य थी उस टाइम के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जन्म कौन है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है डॉक्टर विक्रम ए साराभाई को माना जाता है। चलिए इसका जो इसरो है, इसका गठन कब हुआ था, 15 अगस्त 1969 को इसका गठन हुआ था। इसका गठन पूछा जाता है, डेट पूछी जाती है, सन पूछा जाता है। देखिए प्रश्न नंबर 27 क्या है, एक बल्ब का जो फिलामेंट होता है, जो बल्ब में फिलामेंट यूज होता है, वो किसका बना होता है। ठीक है, तो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। किसका, टंगस्टन का बना होता है। चलिए अब यहाँ पे बात और बता दूं कि ये भी प्रश्न बनता है कि बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, तो नाइट्रोजन या फिर ऑर्गन भरी होती है। जब नाइट्रोजन आए तो नाइट्रोजन लगा देना, ऑर्गन आए तो ऑर्गन लगा देना। क्यों भरी होती है, ऑक्सीकरण को रोकने के लिए। किसको, ऑक्सीकरण को रोकने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या लिखा है। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में 8 दिनों के लिए 20 मिलियन खर्च करके अंतरिक्ष में जाने वाला पहला पर्यटक बना था। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मैं आपको अभी के पर्सपेक्टिव से बताती हूँ, अभी क्या हुआ है। देखिए अब क्या हो रहा है कि दुनिया के पहले कॉमर्शियल स्पेस वॉक के बारे में यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। क्यों, क्योंकि अभी हाल ही में कॉमर्शियल स्पेस वॉक हुआ है। पहले क्या था, पहले प्राइवेट सेक्टर नहीं इंक्लूड था, अब प्राइवेट सेक्टर भी इंक्लूड है। तो यहाँ पे जो जेरेड इसाक मैन हैं, जेरेड इसाक मैन पहले ऐसे अरबपति हैं फिनटेक के कि इन्होंने स्पेस वॉक गए, मतलब वहाँ पे घूमने गए, स्पेस में घूमने गए। पता नहीं स्पेस में क्या इनको दिखा होगा, पर और दूसरी जो अंतरिक्ष यात्री बनी है स्पेस वॉक के लिए, वो कौन बनी है, सारा गिलिस बनी है, सारा गिलिस बनी है। ठीक है, देखिए 4 लोग स्पेस वॉक करने गए थे, जिसमें से 2 ने स्पेस वॉक किया था। कौन थे, जेरेड इसाक मैन और सारा गिलिस। ठीक है, और इनके अलावा जो 2 थे वो कौन थे, किड पोटेट और अन्ना मेनन किड पोटेट, इनके अलावा लोग गए थे। ठीक है, चलिए अब ये कौन से मिशन के तहत गए थे, ये पोलारिस डॉन मिशन के तहत गए थे। पोलारिस डॉन मिशन इस मिशन का नाम था, इसके तहत गए थे और कैनेडी स्पेस सेंटर से इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। अच्छा, तो अब किस रॉकेट से गए थे, ये रॉकेट फाल्कन 9 था। फाल्कन 9 के जरिए गए थे, फाल्कन 9 के जरिए ये स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की निचली कक्षा में मतलब गया था। ठीक है, चले अब कब गया था, 10 सितंबर 2024 को ये लॉन्च हुआ था। इस डेट को आप अच्छे से देख लीजिए, एग्जाम में इसी तरह से पूछा जाता है। 5 दिन का था ये टूर इन लोगों का, और मतलब ऑर्बिट में कितनी दूर तक गए थे, ये 1408.1 किलोमीटर तक ये गए थे, किलोमीटर तक। और एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने इसको स्पॉन्सर किया था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें इन्होंने जब लौटते टाइम क्या हुआ था कि इनका जो ये था विमान, इसका क्या तापमान था, इसका तापमान था 1900 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान हो गया था हवा से टकराने के बाद, क्योंकि इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ थी। कितनी तेज़ थी, 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे, इतनी तेज़ स्पीड से ये लौट रहा था। उसके बाद जो वायुमंडल में जब प्रवेश करता है तो वायुमंडल क्या करता है, वायुमंडल से क्या हुआ, इसका जो तापमान बढ़ जाता है ना, तो तापमान बढ़ा था, कितना बढ़ा था, 1900 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ गया था। ठीक है, तो कुल मिला के स्पेस में ये लोग गए थे, स्पेस वॉक करने गए थे, फिर लौट आए। ये 4 लोग थे, इसमें से जो सबसे पहले हैं, इनका प्रथम नाम इनका याद कर लीजिए अच्छे से, कौन है, जेरेड इसाक मैन, और दूसरी थी सारा गिलिस। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से क्या हुआ कि अब आपका करंट अफेयर भी तैयार हो गया। चलिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर ये 29 है। देखिए ऐसे लिखा जाता है C12 H22 O11 ये क्या है, ये चीनी है, ये शक्कर है, शुगर है। ठीक है, तो ये चीनी का फॉर्मूला है। टेनिस में हार्ड कोर्ट
कोर्ट का प्रकार इस तरह मतलब जो टेनिस के जो हाई कोर्ट होता है वो किस चीज़ से बनता है, तो किस चीज़ से बनता है, कंक्रीट से बनता है। किससे बनता है, कंक्रीट से बनता है। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं प्रश्न नंबर 32 क्या बोल रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। भारत का राष्ट्रीय गीत है क्या, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चलिए हम लोग भी आप साथ में बोलते हैं वंदे मातरम। 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया था। तो ये जो डेट है इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए क्योंकि ये डेट पूछी जाती है। अच्छा, तो 27 दिसंबर 1911 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अधिवेशन हुए थे उसमें इसको पहली बार गाया गया था। कौन से अधिवेशन में, कोलकाता अधिवेशन में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रश्न क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का भाव नहीं है, मतलब को प्रभाव नहीं है। तो कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है, देखिए सारे ही ये क्या है, ध्वनि प्रदूषण से ये सारी समस्याएं हो जाती हैं, लेकिन ओजोन की कमी थोड़ी होगी। ओजोन का तो अलग ही है कॉन्सेप्ट है ना। तो चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 34 कह रहे हैं किंग जॉर्ज 5 और क्वीन मैरी की यात्रा को स्मरणीय बनाने के लिए 1911 में भारत के निम्नलिखित लोकप्रिय स्थलों में से कौन सा बनवाया गया था, कौन सा ऐसा स्मारक बनवाया गया था इनकी, मतलब ये आ रहे थे तो इनके स्वागत के उपलक्ष्य में। तो गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया गया था, इंडिया गेट नहीं बनाया गया था, गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया गया था। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में, ये गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, मुंबई में। ठीक है, कब बनवाया गया था, 1911 में। ऐसा भी पूछा जाता है कि 1911 में और क्या क्या हुआ था। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो खत्म ही हो गया। चलिए 34 क्वेश्चंस थे, तो आई होप कि आपको ये क्लासेस समझ में आएगी। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको एनटीपीसी क्वालिफाई करना है, सीबीटी, तो उसको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और लोगों में शेयर कर देना है, और शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में किया करिए। ठीक है, तो यही मेरे लिए थोड़ा सा गिफ्ट रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।